आज तो चूल्हे से कितना ज्यादा धुआं हो रहा है, खाना बनाना दूभर हो गया है। शाम का पहर होता है। राखी अपनी गरीब टूटी फूटी सी झोपड़ी में चूल्हे पर बड़ी कठिनाइयों से खाना बना रही होती है, तो वहीं पड़ोस के बड़े बंगले में बर्थडे पार्टी चल रही थी। अमीर लोगों के पास कितना पैसा होता है, तभी वह जन्मदिन में भी लाखों का खर्चा लगा देते हैं। और एक मैं गरीब हूँ, पता नहीं कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, काश कि मैं भी केक काटती, नए नए कपड़े पहनती और जन्मदिन मनाती। ये कहते हुए राखी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। तभी दरवाजे से हाथों में केक लिए अंदर आकर सुंदर कहता है, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो मेरी प्यारी बहन। ये देख, तेरा गरीब भाई तेरे लिए केक लाया है। भैया, ये फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत है? तो क्या अपनी इकलौती बहन की इच्छा को अधूरा रहने देता? चल जल्दी से केक काट। राखी केक काट कर सुंदर को खिलाती है। तभी उसका ध्यान उसके हाथ और कंधों पर लगे जख्मों पर जाता है। भैया, ये इतनी गहरी चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं, तू चिंता मत कर राखी, जरा सा ही तो जख्म है। भैया, आपको मेरी कसम, सच क्यों नहीं कहते कि मेरे जन्मदिन का केक लाने के लिए आपको ये कीमत चुकानी पड़ी है? अपने गरीब भाई के मन में अपने लिए पिता जैसा स्नेह देखकर राखी बहुत रोती है। वहीं बिछौने पर पड़ी देवकी अपनी दोनों संतान को निहारे जा रही थी। ये कहानी गरीब सुंदर की है, जिसका बचपन उससे तब छीन गया जब 10 साल की उम्र में पिता की मौत हो गई। देवकी यह सदमा सह ना सकी और बीमारी के बिछौने पर आ गई। ऐसे में अपने बीमार माँ और मासूम बहन की परवरिश के लिए उस गरीब भाई ने खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया। अच्छा तू बैठ, आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए तेरा भाई तेरा मनपसंद का पकवान दाल पूरी और खीर बनाएगा। रहने दीजिए भैया, चूल्हा धुआं देता है, मैं बना लूंगी। मैं बना रहा हूँ, तू बैठ। थोड़ी देर में सुंदर दाल पूरी खीर बनाकर हिचकिचाहट से भरकर परोसता है। माफ करना राखी, पूरी जरा जल गई है, तू ये खा ले, ये जली हुई मैं खा लूंगा। नहीं भैया, मैं यही खाऊंगी। राखी अपने गरीब भाई का बनाया खीर पूरी खुशी के मन से खाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं। सुंदर दिन भर खेती बाड़ी करता था। उसे हमेशा अपनी बहन की चिंता सताती रहती थी। थोड़े दिन बाद उनके पड़ोस में एक अमीर परिवार रहने आता है। राखी, चाय बन गई? हे भगवान, घर में तो चीनी भी नहीं है। राखी, अभी के लिए पड़ोस के घर से मांग ला, फिर उन्हें दे देना। राखी बंगले में आती है, जहां अमीर अकड़ू अंजना बहुपत्र लेखा और बेटी निभा के साथ बैठी थी। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर पत्र लेखा घमंड से बोलती है, ए लड़की, कौन है तू? जी नमस्ते, मैं पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी मिलेगी? हाँ, लाती हूँ। पत्र लेखा चीनी की पूरी बरनी लाकर देते हुए बोली, ये ले और दफा हो जा। पर मुझे थोड़ी ही चीनी चाहिए थी। ज्यादा नाटकबाजी मत दिखा, तुम जैसे गरीबों की नियत मैं अच्छे से जानती हूँ। जहाँ अमीर और पैसे वाले पड़ोसी देखते हो, कटोरी लेकर भीख मांगने पहुंच जाते हो। इतने अपमान के बाद राखी बिन कुछ कहे लौट आती है। वहीं एक दिन जब वह बाजार से घर आ रही होती है, तभी सड़क से आती गाड़ी से उसे चोट लग जाती है। माँ, मेरा पैर। तभी सूट बूट पहने हुए गाड़ी में से अनमोल उतरकर बोलता है, जी आप ठीक तो हैं? आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको लग गई। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। ये आप कह रही हैं, अगर कोई और होता तो अभी मुझसे पैसे ऐंठ लेता। बात पैसे की नहीं है, आपने मुझे आकर पूछ लिया, यही बहुत है। ये तो मेरा फर्ज था, कहिए तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? राखी गाड़ी में बैठकर घर आ जाती है। राखी का प्यारा सा बर्ताव अनमोल के दिल में जगह बना लेता है। साथ में जब वो देखता है कि राखी का गरीब घर उसके बंगले के पास था, तो वो खुश होता है। जिसके बाद अनमोल घर आकर अपने पिता हर्ष से शादी की बात करता है। आज तुमने अपने पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सीरियसली हर्ष, हो क्या गया है? अरे उस गरीब सुंदर की औकात ही क्या है हमारे सामने? हाँ, वही तो मॉमसी, आई कांट बिलीव दिस। देवर जी की पसंद ऐसी होगी? बट अंजना जी, इसमें हर्ज ही क्या है? अनमोल अगर एक गरीब की बहन का हाथ थामकर उसे खुशियां देना चाहता है। दैट इज राइट मम्मी, मैं भैया के साथ हूँ।
अनमोल की जिद के आगे झुककर घमंडी अंजना मान जाती है। तो वहीं बहन की खुशी देखकर सुंदर राखी की शादी कर देता है। विदाई की घड़ी भी आ जाती है। भैया। अरे रो मत पगली, तू तो बड़ी भाग्यों वाली है जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जा और अपना घर बसा। अरे इतने भी क्या आंसू बहा रही हो देवरानी जी? कल तो हम सब आ ही रहे हैं पग फेरे में तुम्हारे घर खातिरदारी कराने। निश्चिंत रहिए पत्रलेखा जी, ये गरीब भाई अपनी बहन के ससुराल वालों के आदर भाव में कोई कमी नहीं करेगा। राखी अपने गरीब भाई का घर छोड़कर अमीर घराने की बहू बन जाती है, मगर दूसरी तरफ उसकी सास और जेठानी अलग ही षड्यंत्र रच रही थीं। राखी अपने मन में ढेरों अरमान संजोए ससुराल आ जाती है, जहां सास अंजना उसका अपमान भरा स्वागत करती हैं। ये लो बहू रानी, मिठाई खाओ। कैसी है मिठाई? जी अच्छी है माँ जी। सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी? ऐसी महंगी मिठाई तो तुमने अपने गरीब भाई के घर में कभी नहीं खाई होगी। शुद्ध देसी घी की बनी है। वैसे मानना पड़ेगा देवरानी जी, क्या लंबा हाथ मारा है तुमने, सीधे झोपड़ी से शीश महल के ससुराल में आ गई। ऐसा कहते हुए अंजना अपनी अमीरी का घमंड जताती है, तो वहीं पत्रलेखा भी ताने मारते पीछे नहीं हटती, जिससे राखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ननद निभा ने कहा, बस कीजिए माँ और भाभी, चलिए राखी भाभी। देखते देखते अगला दिन आ जाता है, जहां सुंदर दुविधा में था। बेटा, आज तेरी बहन के ससुराल वाले पहली बार आने वाले हैं। उनके लिए बाहर से नाश्ता पानी खरीद कर लिया। मेरे शरीर में सुख नहीं, वरना मैं खुद पकवान पूरी सब बनाती। माँ, जब तक राखी थी उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। आज इस भाई की बारी है। मैं राखी और उसके ससुराल वालों के लिए पकवान बनाकर ही खिलाऊंगा। अपनी बहन का सिर नहीं झुकने दूंगा। जहां अपने अमीर ससुराल वालों को तैयार होता देखकर राखी का मन दुविधा में डूबा था, वहीं गरीब भाई खुद चूल्हे की तपिश और धुएं में मन से पकवान बना रहा था। दही भल्ले बन गए, शाही पनीर, नान, पुलाव, गुलाब जामुन, ये सब बन गया। अब कचौड़ी तलनी है। सारी तैयारी कर बैठे वह गरीब भाई अपनी बहन और उसके अमीर ससुराल वालों के आने की बाट जोड़ता है। तो वहीं अंजना और पत्रलेखा मन में अपमान करने के अरमान से आती हैं, पर जब वह आकर देखती हैं तो रसोई भांति भांति के पकवानों से सजी हुई थी। माँ जी, बाबूजी, निभा बहन, आइए बैठिए ना। इस गरीब सुंदर ने तो इतने पकवान बनाकर रख दिए हैं जैसे होटल ही चलता हो। अंजना और सब जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ जाते हैं, पर पत्रलेखा नहीं। पत्रलेखा जी, आप भी बैठिए। इस पर पत्रलेखा ऐंठ कर बोलती है, कहाँ बैठूं? इस झोपड़पट्टी में बैठने की जगह कहाँ है? सोफा तो दूर, एक कुर्सी भी नहीं है। बहु गरीब का दिल से किया गया स्वागत ही सब में बढ़कर होता है, बैठ जाओ। फिर सुंदर राखी और उसके ससुराल वालों को पकवान परोसता है। सब खुश मन से खाने लगते हैं। क्या बात है सुंदर भैया, यकीन हो ही नहीं रहा कि ये पकवान आपने बनाए हैं। दाल मखनी, पूरी, पुलाव, सब्जी सब एक नंबर बना है, और दही भल्ले सबसे लजीज हैं। धन्यवाद जमाई राजा। सचमुच सुंदर बेटा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी से खातिरदारी होगी। ये सुनकर पत्रलेखा फिर चिढ़ जाती है और पकवान की पूरी थाली को दूसती हुई बोली, पापा जी, इन्होंने 4 पकवान बनाकर क्या खिला तो दिए, मगर एक बार थाली की जात तो देखिए। हम चांदी के बर्तन में खाते हैं, ये तो पीतल भी नहीं, एल्यूमिनियम की थाली में पकवान परोसे हैं। अरे गरीब का खातिर भाव ऐसा ही होता है बहू। दोनों सास बहू की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर उस गरीब भाई का मन भर आता है। तो वहीं राखी की आंखों में से भी झरझर आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर निभा कहती है, माँ, भाभी के भैया ने दिल से खातिरदारी की है, मगर आप दोनों ने अपनी अमीरी का दिखावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कितने प्यार से हमारे लिए ये सब कुछ बनाया है। अगर कल को मैं किसी गरीब घर में ब्याही जाती हूँ तो भी आप यही करेंगे? निभा की बातें दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जिसके बाद दोनों अपनी गलती की माफी मांगती हैं। सुंदर, मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना बेटा। इस बहन की भूल को भी माफ कर देना भैया। इसके बाद पूरा परिवार सुंदर की खातिरदारी के लिए धन्यवाद देते हैं और राखी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।